हाँ तो नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का यह जो वीडियो होने वाला है आप लोग का मंथन क्यूबी सीरीज के अंतर्गत फिजिक्स विषय का आप लोग का होने वाला है आज के दिन, जिसमें हम लोग आज आपका चैप्टर 1 फिजिक्स का करने वाले हैं। चैप्टर 1 में आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आप लोग का चैप्टर 1 में एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बात करते हैं हम लोग एनसीईआरटी में, तो चैप्टर 1 में ही आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों पढ़ने हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं भारतीय भवन बुक के बारे में, तो इसमें आपके लिए 2 चैप्टर बनाए गए हैं, परंतु हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न के पर पढ़ते हैं और उसी पर एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। इसलिए आज की इस वाले वीडियो में हम लोग आपका चैप्टर 1 का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन एक ही साथ देखने वाले हैं। वीडियो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह दो चैप्टर है आपके फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका फिजिक्स में पहला चैप्टर यानी कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन तथा आपका चौथा चैप्टर, यह दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विद्युत धारा जो है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग का एग्ज़ाम में बनते हैं। तो इसलिए जो भी दोस्त साथी आपके इस वीडियो में अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनके पास शेयर करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए बिहार बोर्ड कक्षा मैट्रिक बोर्ड 2025 के लिए हर एक सब्जेक्ट का सीरीज़ लाए हैं, मंथन क्यूबी सीरीज, जिसमें आप लोग का A to Z सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाता है, प्लस में आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाता है और क्वेश्चन बैंक करवाया जाता है। 2011 से लेकर के 2024 तक जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे को समझाया जाता है। तो यदि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम फटाफट से इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए आप लोग का चैप्टर का नाम है, आपका चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर का नाम है आप लोग का। इसका जब प्रकाश का परावर्तन का अंग्रेजी में आप लोग अनुवाद करेंगे तो आप लोग का होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। तो इसमें आप लोग को सबसे पहले समझना होगा प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक कारक है। आपका प्रकाश एक कारक है, यह कोई पदार्थ या वस्तु नहीं है, यह एक कारक है, यानी कि कुछ भी आप माध्यम मान सकते हैं। यह प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। आपको मालूम होगा कि अंधेरा में जो भी अंधेरा क्षेत्र होगा उसमें हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रकाश नहीं रहता है। तो इसीलिए प्रकाश वह कारक है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक, अब प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है और प्रकाश में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। इसमें 2 तरह के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसको द्रौपद गुण कहा जाता है। द्रौपद गुण कहा जाता है। इसमें 2 तरह के गुण क्या क्या हैं? तो देखिए ये जो प्रकाश है यह तरंग भी है और यह एक कण भी है, यह एक कण भी है। अब तरंग में कौन सा तरंग है? चूँकि आपने 9th क्लास में विभिन्न प्रकार के तरंग पढ़ा है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, तो यह जो आपका प्रकाश है यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, और प्रकाश किस प्रकार का कण है? तो कण के रूप में यह फोटॉन है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश किस प्रकार का कण है? तो यह कण के रूप में फोटॉन है। ठीक, अब जो प्रकाश आपका है वह चलता है, मतलब गमन करता है, तो वह एकदम सीधी रेखा में हमेशा गमन करता है, या इस प्रकार से नहीं गमन करता है। प्रकाश हमेशा इस दिशा में गमन करता है। तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है, मतलब जिस रास्ता पे चलता है, उस रास्ता को, उस पथ को हम लोग कहते हैं किरण। उस पथ को हम लोग कहते हैं प्रकाश का किरण। और जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, मतलब जो वस्तु प्रकाश का उत्सर्जन करती है, उत्सर्जित करती है जो वस्तु प्रकाश को, उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत। जैसे कि आपका बल्ब एक ठे प्रकाश स्रोत हो जाएगा, वरना आपका सन एक ठे प्रकाश स्रोत हो जाएगा, क्योंकि सन से भी आप लोग का प्रकाश निकलती है। या फिर आपका लालटेन भी प्रकाश स्रोत हो जाएगा। उसके बाद आपका तारा भी प्रकाश स्रोत हो जाएगा। ठीक, तो प्रकाश स्रोत की हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो चलिए हम लोग प्रकाश स्रोत के बारे में जानते हैं। प्रकाश स्रोत 2 तरह के होते हैं, एक ठे होता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है मानवीय स्रोत, मानवकृत स्रोत। तो प्रकृति में मात्र एक स्रोत है जो कि है आपका सूर्य। पृथ्वीवासियों के लिए एक प्राकृतिक स्रोत है जो है सूर्य, और मानवीय स्रोत में आपका बहुत है, जैसे कि बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, द्वीप हो गया, मतलब वे सारी चीज़ जो मानव द्वारा बनाए गए हैं जिससे प्रकाश का उत्सर्जन हो, वह सब प्राकृतिक मानवीय स्रोत हो जाएगा। ठीक,
तो अब प्रकाश आपका, जो हम लोग प्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रकाश चलता है तो उसका कोई ना कोई स्पीड होगा। हम लोग भी कोई रास्ता पे चल रहे हैं, जैसे हम लोग कोई, तो कुछ ना कुछ स्पीड से तो हम लोग चलते ही होंगे। तो प्रकाश का जो स्पीड यानी कि चाल जो होता है वो भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। तो दो हिंट आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल पूछ लिया जाए, जो कि सबसे अधिक होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आपका होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। यही बात करते हैं हम लोग वायु में, तो वायु में निर्वात की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। इसका कोई अभी सटीक डाटा हमारे पास नहीं है। तीसरा आपका जल में, तो जल में बात करें तो जल में आपका 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड रहता है इसका रफ्तार। और अंत में हम लोग बात करते हैं कांच के बारे में। कांच यानी कि शीशा, तो शीशा में प्रकाश की चाल की बात करें तो यह आपका 2,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रकाश चलता है। ठीक, तो प्रकाश का स्रोत हमने आपको अभी बतला रहा था। प्रकाश स्रोत, तो प्रकाश स्रोत में प्राकृतिक स्रोत तो एक मात्र बताया हमने, जिसका नाम है आपका सन। सन यानी कि सूरज मात्र एक आप लोग का प्राकृतिक स्रोत है, जो कि प्रकृति द्वारा आपको लाइट प्रदान करवाता है। तो सूरज के बारे में हम लोग जानते हैं। सूरज से हमारा ऊर्जा जो निकलता है, उस ऊर्जा का राज क्या है, मतलब सूरज में ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है। तो यह एक विधि है जो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन यह एक विधि है जो कि सूर्य के अंदर निरंतर होते रहता है, जिससे कि अधिक ताप एवं ऊर्जा प्राप्त होता है हमें। और एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि कई आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में समय तो आपका 8 मिनट 15 सेकेंड 16 सेकेंड या 20 सेकेंड, यह सेकेंड का ही थोड़ा सा फर्क रहता है, बाकी सभी जगह आपको यही देखने को मिल जाएगा। और बात करें पृथ्वी का सूर्य से दूरी, तो यह 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी का सूर्य से दूरी। तो सूर्य के बारे में आपको इतना जानना था। अब बात करते हैं हम लोग प्रकाश के बारे में ही। प्रकाश हमारा टॉपिक था। तो देखिए, प्रकाश जो चलता है वह प्रकाश अकेले नहीं चलता है, प्रकाश समूह में चलता है, तभी हम किस चीज़ को देख पाते हैं। तो ये जो प्रकाश का समूह होता है, प्रकाश का समूह, इसको कहते हैं हम लोग प्रकाश पुंज या किरण पुंज। प्रकाश पुंज या इसका अन्य नाम है या किरण पुंज। पुंज का मतलब आपका होता है समूह, तो प्रकाश का समूह प्रकाश पुंज कहलाता है, या किरण का समूह किरण पुंज कहलाता है। ठीक, तो यह जो आपका प्रकाश पुंज या किरण पुंज है, यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रकाश पुंज और किरण पुंज। पहला आपका होता है समांतर किरण पुंज। तो देखिए, जब आपका प्रकाश इस दिशा में सीधी दिशा में हमेशा गमन करेगा तो यह आपका कहलाएगा समांतर किरण पुंज। ठीक, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा प्रकार क्या है, तो अपसारी किरण पुंज। अपसारी, तो देखिए आप बहुत सारा वस्तु देखे होंगे, अपसारी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग ले लीजिए टॉर्च का उदाहरण। हम लोग एक टॉर्च का उदाहरण ले लेते हैं। टॉर्च से इस प्रकार का टॉर्च रहता है थोड़ा सा, इसमें प्रकाश यहाँ एक बिंदु रहता है। ठीक, यहाँ से प्रकाश विभिन्न दिशाओं में जाता है, तो एक बिंदु से यह जो प्रकाश यह विभिन्न दिशाओं में फैलता है। तो इस प्रकार का जो किरण पुंज है यह आपका अपसारी किरण पुंज कहलाता है, जिसमें एक बिंदु से प्रकाश की किरण विभिन्न दिशाओं में फैलती है, उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब आपका अंतिम किरण पुंज है तीसरा, वह है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज का मतलब कि बहुत सारा किरण पुंज जब आकर के किसी एक बिंदु पर मिल जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। ठीक, तो प्रकाश के 3 किरण पुंज थे, अब हम लोग जान लिए। अब एक और आप लोग का होता है पदार्थ, प्रकाश के आधार पर पदार्थ। तो 2 तरह से इसका विभाजन किया जाता है, प्रकाश के आधार पर पदार्थ। एक तो रहता है आप लोग का प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर, उत्सर्जित करने के आधार पर, और दूसरा आपका रहता है प्रकाश के पार करने के आधार पर। तो पहला वैसी पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन करे उसे हम लोग कहेंगे प्रदीप्त पदार्थ। जैसे में आप लोग का हो गया मोमबत्ती हो गया, आप लोग का बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, मतलब जिससे प्रकाश पार हो उसे हम लोग, जिससे प्रकाश निकले उसे हम लोग कहेंगे प्रदीप्त। और दूसरी हम लोग बात करते हैं अप्रदीप्त। प्रदीप्त का अन्य नाम कहा जाता है दीप्तमान या आत्मदीप्त कहते हैं, और अप्रदीप्त का अन्य नाम है अदीप्त। तो इसमें आपका जिससे प्रकाश ना निकले, जैसे कि आपका, तो यह
प्रदीप जो है इसका उदाहरण आप लोग का हो जाएगा जैसे पत्थर, लकड़ी, ये सब जिससे प्रकाश नहीं निकले। ठीक, तो आपका प्रकाश को उत्सर्जित करने के आधार पर आपने समझ लिया। अब एक ठे आपका प्रकाश के पार करने के आधार पर, तो प्रकाश के पार करने के आधार पर तीन प्रकार के पदार्थों को बांटा गया है। पहला आपका होता है पारदर्शी। दूसरा नंबर हम लोग की बात करें, दूसरा होता है आपका अपारदर्शी। और तीसरा हम लोग बात करें तो पारभासी। तो देखिए अब तीनों के बारे में हम लोग जानते थोड़ा सा। पारदर्शी, इसका संधि विच्छेद करिएगा आपका होगा पारदर्शी। दर्शी मतलब देखना, तो वैसी वस्तु जिसका आर पार हम लोग देख सकें उसको हम लोग कहेंगे पारदर्शी। मतलब कि जैसे कि आप लोग का हो जाएगा शीशा हो जाएगा या वाइट प्लास्टिक हो जाएगा, मतलब जिसके आर पार की वस्तु हम देख सकें। अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार का नहीं देख सकते, जैसे लकड़ी, मेज, ये सब इत्यादि। और पारभासी का मतलब कि जिसके आर पर थोड़ा मोड़ा प्रकाश जाए। जैसे कि आप किसी कागज़ पर तेल लगा लीजिएगा तो वह एक पारभासी का उदाहरण होगा, क्योंकि उससे प्रकाश बहुत कम मात्रा में निकलता है। तो आशा करते हैं कि आपको प्रकाश के पार करने के आधार पर आपने समझ लिया। अब आप लोग को समझना है इस चैप्टर का मेन टॉपिक है जो कि प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन सिंपली आप लोग को समझना है, कुछ खास टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक नहीं है। आपको सिंपली समझना है कि प्रकाश किसी समतल सतह से टकराता है, समतल सतह पर टकराता है और वापस मुड़ जाता है, तो यह प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाते हैं और कुछ नहीं है। एकदम सरल भाषा में आपको समझना है कि समतल सतह से टकराकर प्रकाश का वापस मुड़ जाना आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब प्रकाश का परावर्तन जब का खोज हुआ तो उस टाइम यह पता चला कि प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। नियम को समझने से पहले प्रकाश का परावर्तन का आपका डायग्राम पूछेगा, तो डायग्राम आपका जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या करे, एक समतल सतह आपका होना चाहिए। इसके नीचे हम लोग लेप लगा देते हैं, जैसे शीशा हो गया। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है कि स्टिक ले लेते हैं, तो कह रहा है कि प्रकाश किसी समतल सतह से टकरा रहा है, यानी कि यहाँ से कोई प्रकाश आकर के इस पर टकरा गया और ये फिर वापस मुड़ गया। ठीक, यह इतना हमने बना लिया। अब कह रहा है कि इसके इतना परिभाषा के अनुसार हमने इतना डायग्राम बना लिया। अब इसका सभी चीज़ का कुछ कुछ नाम होता है, जैसे कि इसके बीच में भी पहले अभिलंब डाला जाता है। अभिलंब मतलब कि बीचों बीच इसको काट दिया जाता है। ठीक, अब उसके बाद इसमें का नाम आप लोग को सब चीज़ का जानना है। तो सबसे पहले जो प्रकाश आया है इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, इस चीज़ को आपको कहते हैं आपतित किरण, और जाने वाला भाग को परावर्तित किरण। इतना समझ लिया आप लोग। अब ये बीच में आपका जो लाइन है यह है आपका अभिलंब, हमने आपको बतलाया यह आपका अभिलंब। ठीक, अब यह जो आपका आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, इन दोनों के बीच में एक कोण कुछ ना कुछ बनेगा। यह कोण आप लोग का कहलाता है आपतन कोण, जिसको हम लोग संकेत करते हैं आई से। ठीक, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, जिसे हम लोग संकेत करते हैं आर से। ठीक, तो साइन आई और आर और आई आपने समझ लिया। ये जो सतह है इसे हम लोग कहते हैं समतल सतह। तो आपको यही एक फिगर है जिसके आधार पर प्रकाश का दो ठे नियम बनाया गया है। प्रकाश के परावर्तन का दो ठे नियम है, उसको आप लोग को समझना है। तो चलिए अब हम लोग उन दोनों नियम को समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम को। आपका पहला नियम के अनुसार यह है कि आपका यह जो आपतन कोण है, आपतित किरण है, ये जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही समतल पे होना चाहिए। तो आप जब डायग्राम देखिएगा तो आप देखिएगा कि ये तीनों एक ही समतल यानी एक ही प्लेट पर हैं। ठीक, और दूसरा नियम है कि आपतित कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। मतलब ये जो साइन आई है, आपका कोण आई है ये वाला भाग, और ये जो आर है, ये दोनों हमेशा इक्वल होता है। ठीक, तो परावर्तन के नियम से आप लोग का दो ठे निष्कर्ष निकलता है। पहला कि आपका कोण आई बराबर होता है कोण आर के, मतलब एक आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, और दूसरा कि तीनों एक ही स्थान पर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। इतना आपने समझ लिया। अब आप लोग का एक और टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का आपने ज़्यादा नाम अपने जीवन में नहीं सुना होगा, लेकिन एक चीज़ का आपने ज़्यादा नाम सुना होगा अपने जीवन में, जिसका नाम है इमेज। तो प्रतिबिंब का ही हिंदी रूपांतरण होता है इमेज। तो यह जो आपका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब आप लोग को समझ में आता होगा, इमेज जो कि आपका छाया आपका जो बनता है वह। तो
यह आपका रेखा जो प्रकाश की रेखा जो जाती है उसके कटान से आपका बनता है। यह जो इमेज है रेखाओं के कटान से बनता है। तो आपका इमेज दो तरह का होता है। एक तो होता है आपका वास्तविक इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, और दूसरा होता है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो जो ऐसा प्रतिबिंब जो किरणों के वास्तविक कटान से बने वह वास्तविक कहलाएगा, और जो काल्पनिक कटान से बने काल्पनिक कहलाएगा। अब तो इसके दोनों के बीच में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखना है आप लोग को। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखना होगा आपको अंतर वास्तविक में और काल्पनिक में। काल्पनिक का ही दूसरा नाम है काल्पनिक का ही दूसरा नाम आप लोग से पूछा जाएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है। आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम है। तो सबसे पहले आप लोग को तो यह लिखना होगा कि यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक कटान से बनता है, और यह आप लोग का किरणों के वास्तविक कटान से नहीं बनता है। इतना आप लोग पहला लिखेंगे अंतर। दूसरा है कि यह वास्तव में होता है इसलिए इसको पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन यह वास्तविक में नहीं होता है इसलिए इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। और अंत में आपको लिखना होगा कि यह जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसको आप लोग उल्टा बनता है, हमेशा यह उल्टा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। 3 अंतर लिख दीजिएगा तो आपका 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। यह प्रश्न ज़्यादातर आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। अब आप लोग को आगे पढ़ना है दर्पण के बारे में। दर्पण के बारे में तो आपने अपने जीवन में बहुत सुना होगा। दर्पण यानी कि मिरर। तो देखिए दर्पण मेनली 2 तरह के होते हैं। आपका दर्पण 2 तरह के होते हैं। एक आपका समतल दर्पण, और दूसरा आपका हो जाएगा गोलीय दर्पण। तो देखिए यह जो समतल दर्पण है इसका कोई बेटा उटा नहीं है, मतलब इसके कोई प्रकार नहीं है, यह अकेला बेचारा है। तो सबसे पहले हम लोग समतल के बारे में समझ लेते हैं, समतल दर्पण के बारे में। तो यह जो समतल दर्पण है यह हमेशा वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, समानाकार। दूसरा आप लोग को चीज़ याद रखना है कि यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, आप लोग का काल्पनिक प्रतिबिंब। फिर आप लोग को याद रखना कि यह सीधा बनाता है, चूँकि काल्पनिक जहाँ बात आ गया यानी कि यह हमेशा सीधा बनेगा। उसके बाद वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब का ऊंचाई दोनों इक्वल होता है, मतलब वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब का ऊंचाई दोनों बराबर होता है। इतना मेनली आपको समतल दर्पण के बारे में याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं आप लोग का गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण का नाम से पता चलता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहेंगे। यह आपका 2 प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण। एक ठे आपका हो जाएगा अवतल दर्पण, और एक हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। ठीक, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसमें इन दोनों में क्या अंतर है यह भी क्वेश्चन में पूछा गया आपके एग्जाम में कई बार। उससे पहले आप लोग को कुछ स्थितियाँ पढ़ना होगा आपका। जैसे ये दर्पण हो गया, अभी यह एक अवतल दर्पण है, इसके बारे में हम लोग आगे बताएंगे। तो ये जो अवतल दर्पण हो गया इसके बीच इसका जो यह भाग हो गया, यह वाला जो भाग हो गया, यह वाला भाग जिसे हम लोग अभी रेखांकित कर रहे हैं, इस भाग को हम लोग कहते हैं द्वारक। यह सब चीज़ एग्जाम में पूछा गया है कई बार। फिर उसके बाद है यह बीच से एक रेखा जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य या प्रधान अक्ष। ठीक, अब यह जो आपका जहाँ रेखा कट रहा है यह भाग आप लोग का कहलाता है ध्रुव, यानी कि जिसको हम लोग संकेत करते हैं P से। अब बीच में इसका एक यह जो आपका गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, यह पूरा गोले का, इसका त्रिज्या यानी कि वक्रता त्रिज्या जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। तो C क्या है, तो गोलीय दर्पण की त्रिज्या है। और यह जो C है इसका आधा होता है F। यह क्वेश्चन कई बार सिद्ध भी करना रहता है कि यह F जो होता है यह C का आधा होता है, यानी सिद्ध करें कि F बराबर R/2, चूँकि यह C इस दर्पण का R है। तो यह भी आप लोग को याद रखना होगा। और F से P का की दूरी आपका फोकस दूरी कहता है, जो कि F से ही डिनोट करते हैं। ठीक, यह सब आपका केवल तो हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पेज में। अब आप लोग का इस दर्पण के बारे में हम लोग समझा रहे थे। तो अब आप लोग का दर्पण 2 तरह के होता है, हमने आपको बतलाया उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण।
तो एक ठे का इमेज इस प्रकार से, एक ठे का इमेज इस प्रकार आते हैं। यह बनता कैसे है? तो देखिए आप लोग दर्पण देखिएगा तो गोलीय दर्पण ई का परावर्तक सतह, रुकिए इसको थोड़ा सा बढ़िया से लेते हैं, क्योंकि हमने आपको बतलाया कि गोलीय दर्पण जो होता है इसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, ठीक। तो इससे जो दर्पण बनेगा उसका भी परावर्तक सतह गोलीय ही होना चाहिए। तो इसको बीच से हम लोग काट देंगे, गोलीय दर्पण को बीच से हमने काट दिया, ठीक। तो गोलीय दर्पण को जब हम लोग बीच से काट दिए तो यह दो तरह का दर्पण का निर्माण किया। एक ठे तो आप देखिएगा तो एक ठे का इधर से उठा हुआ होगा, नहीं, एक गोलीय दर्पण में आप लोग का लेप किया जाता है। किसी भी दर्पण में आप लोग का एक साइड से पेंट किया रहेगा और दूसरा साइड से आप लोग का चेहरा दिखता है। यह तो आपको मालूम होना चाहिए। आपके घर में भी जो इमेज है, जो दर्पण है, उसका एक साइड से आप लोग चेहरा देखते हैं और एक साइड उसके पेंट किया हुआ रहता है। तो इधर आप लोग देखिएगा तो यह इसमें अंदर से पेंट किया रहता है और इसमें बाहर से पेंट किया रहता है, ठीक। इस दर्पण को हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और इस दर्पण को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो देखिए यह जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह आप देखिएगा, चूँकि आप लोग चेहरा देखिएगा तो चेहरा इधर से देखिएगा तो यानी इसका परावर्तक सतह जो है यह उठा हुआ है, इसलिए इसको उत्तल दर्पण कहते हैं, उठल उत्तल, इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। और जब अवतल दर्पण में आप लोग देखिएगा तो इसमें आप लोग इधर से देखिएगा, इधर से इसमें भी देखिएगा आप लोग का, तो इधर परावर्तक सतह अंदर में धंसा हुआ होता है, इसलिए इसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आप लोग को आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब ये जो उत्तल दर्पण है, यह जो अवतल दर्पण है, इन दोनों में उपयोग एग्जाम में पूछा जाता है और इन दोनों का अंतर भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यही आपका लास्ट टॉपिक है, उसके बाद आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना होगा। तो देखिए उत्तल और उपयोग की हम लोग बात करते हैं। उपयोग, तो उपयोग में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समतल दर्पण की, क्योंकि दर्पण हमने तीन प्रकार के पढ़ाया आपको, तीन प्रकार का। पहला समतल, एक ठे उत्तल, एक ठे अवतल। तो समतल दर्पण का उपयोग होगा, एक तो घरों में आप लोग उपयोग करते हैं और दूसरा है पनडुब्बी में, पनडुब्बी में इसका उपयोग करते हैं। और दो ठे आपको मेनली याद रख लेना है। अब बात करते हैं अवतल दर्पण, जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है हजामत यानी कि दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में, क्योंकि यह जो वस्तु का है यह बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका हजामत बनाने में उपयोग किया जाता है। फिर आपका डॉक्टरों द्वारा कान नाक देखने में, गाड़ी के हेडलाइट में, टॉर्च में, सौर कुकर में, सौर भट्टी में इत्यादि में इसका उपयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण की बात करें हम लोग, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं गाड़ी के साइड मिरर में, मतलब गाड़ी के दरवाजा में जो मिरर रहता है उसमें, और दूसरा स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट मतलब जो रोड पे लाइट लगा हुआ रहता है, इस प्रकार से पोल में लाइट लगा हुआ रहता है, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रीट लाइट। तो इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक। उपयोग हम लोग समझ लिए। मेनली अंतर आप लोग का पूछा जाता है अवतल और उत्तल दर्पण में, तो अब हम लोग को समझना है अंतर। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो अवतल और उत्तल। अवतल में हम लोग सबसे पहले बात करें तो अवतल का ऊपरी फलक इसका धंसा रहता है, हमने आपको अभी दिखाया भी, यह धंसल रहता है और इसका उठा रहता है। यह तो एक अंतर हो जाएगा दोनों के बीच में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग दोनों के बीच में अंतर की, तो उसके बाद है कि इसका जो अवतल दर्पण है इसका फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, यानी कि माइनस में होता है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में हो जाता है। उसके बाद बात करें उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनाता है, लेकिन उत्तल केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और बात करें अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में यह बड़ा भी प्रतिबिंब बनाता है, छोटा भी बनाता है और बराबर आकार का भी बनाता है, परंतु उत्तल केवल और केवल छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इस प्रकार से आपको इसका अंतर समझ लेना होगा। तो आपका इस प्रकार से देखिएगा तो इस चैप्टर में सभी टॉपिक लगभग क्लियर होंगे। कुछ टॉपिक है जिसे हम लोग आपको नहीं बतला रहे हैं, क्योंकि आपका जैसे इसमें टॉपिक आपका R बराबर 2/F सिद्ध करना है, या फिर दर्पण सूत्र 1/V + 1/U = 1/F इसको सिद्ध करना है, या फिर आप लोग को एक सिद्ध करना, इसमें आप लोग को प्रतिबिंब बनाना सीखना होगा, प्रतिबिंब बनाना सीखना होगा। बहुत शॉर्ट में हम पढ़ा है, प्रतिबिंब बनाना सीखना होगा। फिर आपको का कार्तीय चिन्ह प्रतिपादी पढ़ना होगा। तो यह सब जो टॉपिक है यह सब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसी के आधार पर आप लोग का सारा काम होता है।
यदि आपने इस टॉपिक को कोचिंग में अपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि हमारा जो ये मंथन बैच है, हमने जो आपको बतलाया, जो बैच हमारा मंथन क्यूबी सीरीज, यह मेनली आपके लिए रिवीजन का बैच है। तो रिवीजन में हम लोग बेसिक जितना है उतना आप लोग को बतला दिए हैं इस चैप्टर का। और यदि बात रहे इसका डीप में जाने का, मतलब इसमें आप लोग को एकदम नहीं पढ़े हैं, तो आप हमें कमेंट में बतलाइएगा कि क्या हम लोग इसके लिए एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग बतलाएंगे कि इसका नया चिन्ह प्रतिपाटी का होगा, इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, F=R/2 सिद्ध करना, वरना दर्पण सूत्र इसमें सिद्ध करना इत्यादि। तो इसके लिए आपको अलग वीडियो चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे, या फिर हम अगला वीडियो में इसका प्रकाश का अपवर्तन लाएंगे। क्योंकि आप देखिएगा हमारे थंबनेल में तो यह डे 1 है आपका, यानी कि यह 3 डे में चलने वाला है। एक तो डे में आप लोग का प्रकाश का परिवर्तन हमने समझा दिया, परावर्तन के बारे में। अगला डे में हम लोग अपवर्तन के बारे में समझा देंगे, और उसके अगला डे में क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लेंगे। अब यदि आप लोग कहिएगा कि इसका दर्पण एकदम डीप रूप से बना है हम लोग, तो इसके लिए एक और वीडियो लाना होगा जिसमें हम लोग आपको दर्पण का प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, और F=R/2 सीखेंगे, और कार्तीय चिन्ह परिपाटी समझेंगे। तो आपके ही भरोसे है ये, आप कमेंट में हमें बताइएगा। और एक चीज़ हमें बहुत ही ख़राब लगता है कि आप लोग का एक हमारा वीडियो यदि आप लोग देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि इसको लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि आपको नहीं पता होगा तो हम आपको बता दिए, जो सब्सक्राइब करने का जो बटन नीचे दिया गया है यह भी बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं जा रहा है, और हमको थोड़ा बड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। वरना आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है। मेरे चैनल पर 96% ऐसे व्यूअर हैं जो कि बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियोस को देखते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों पास वीडियो को शेयर करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में आपके ही डिपेंड किए हुए टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।